14 फरवरी 2019 दोपहर का समय। जम्मू श्रीनगर हाईवे पर सब कुछ सामान्य दिख रहा था। सीआरपीएफ के जवानों का एक लंबा काफिला धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। सैकड़ों जवान, दर्जनों गाड़ियां, हर किसी का एक ही मकसद, अपनी ड्यूटी निभाना। लेकिन कुछ ही मिनटों बाद ऐसा कुछ होने वाला था जो पूरे देश को हिला देगा। अचानक एक तेज रफ्तार गाड़ी काफिले की तरफ बढ़ती है और फिर एक ऐसा धमाका जिसकी आवाज कई किलोमीटर दूर तक सुनाई देती है। धुएं का गुबार, मलबे के टुकड़े और कुछ ही सेकंड में सब कुछ बदल चुका था। 40 से ज्यादा जवान हमेशा के लिए हमसे दूर हो चुके थे। पूरा देश स्तब्ध था। हर किसी के मन में एक ही सवाल था, ये कैसे हुआ? लेकिन इस सवाल का जवाब समझने के लिए हमें उस दिन से पीछे जाना होगा, बहुत पीछे। कश्मीर, एक ऐसा इलाका जो अपनी खूबसूरती के लिए जाना जाता है, लेकिन दशकों से संघर्ष का केंद्र भी रहा है। यहां सिर्फ सीमाओं की लड़ाई नहीं है, ये विचारों की भी लड़ाई है, जहां कई बार बंदूक से ज्यादा खतरनाक विचारधारा होती है। 2016 के बाद कश्मीर में हालात तेजी से बदले। स्थानीय युवाओं में असंतोष बढ़ा। सोशल मीडिया पर कट्टर विचारधारा का प्रभाव बढ़ने लगा। इसी माहौल में आदिल अहमद दार जैसे कई युवा धीरे धीरे उस रास्ते की ओर बढ़ने लगे। आदिल एक साधारण परिवार से आने वाला युवक, जिसकी जिंदगी भी कभी सामान्य थी। लेकिन एक घटना, एक टकराव और फिर धीरे धीरे बदलती सोच, उसने घर से दूरी बनानी शुरू कर दी। और फिर एक दिन वो पूरी तरह उस रास्ते पर चला गया जहां से लौटना आसान नहीं होता। कुछ समय बाद वो एक आतंकी संगठन से जुड़ गया और फिर उसे एक मिशन के लिए चुना गया। अब ये सिर्फ एक व्यक्ति की कहानी नहीं थी, ये एक योजना की शुरुआत थी। इस योजना के पीछे एक पूरा नेटवर्क काम कर रहा था। स्थानीय मददगार जो हर गतिविधि पर नजर रखते थे, जो जानकारी इकट्ठा करते थे, कुछ लोग जो सुरक्षित ठिकाने उपलब्ध कराते थे और कुछ जो दूर बैठकर पूरी रणनीति बना रहे थे। धीरे धीरे इस हमले की तैयारी शुरू हुई। विस्फोटक इकट्ठे किए गए, गाड़ी को मॉडिफाई किया गया और सही समय का इंतजार किया जाने लगा। ये कोई जल्दबाजी में लिया गया फैसला नहीं था, ये महीनों की योजना थी। उधर सुरक्षा बल अपनी दिनचर्या में लगे हुए थे। जम्मू श्रीनगर हाईवे, जहां हर दिन काफिले चलते हैं, लेकिन उस समय एक असामान्य स्थिति बन चुकी थी। खराब मौसम के कारण कई दिनों तक जवानों की आवाजाही रुक गई थी और जब रास्ता खुला तो एक साथ बहुत बड़ा काफिला निकला। करीब 78 गाड़ियां, 2500 से ज्यादा जवान। इतना बड़ा काफिला अपने आप में एक बड़ा लक्ष्य था और यही वो मौका था जिसका इंतजार किया जा रहा था। हमलावर कई दिनों से निगरानी कर रहा था, काफिलों की गति, उनका समय, उनकी सुरक्षा। और फिर 14 फरवरी का दिन, जब सब कुछ एक साथ हुआ। एक गाड़ी जो बाहर से सामान्य दिख रही थी, लेकिन अंदर वो एक चलती फिरती बम बन चुकी थी। जैसे ही काफिला पास आया, उसने अपनी गति बढ़ाई और कुछ ही सेकंड में वो काफिले से टकरा गई। धमाका इतना शक्तिशाली था कि आसपास की गाड़ियां भी उसकी चपेट में आ गईं। धूल, धुआं और हर तरफ अफरा तफरी। जो कुछ सेकंड पहले सामान्य था, अब पूरी तरह बदल चुका था। हमले के तुरंत बाद इलाके को घेर लिया गया। घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन नुकसान बहुत बड़ा था। यह सिर्फ एक हमला नहीं था, ये पूरे देश के लिए एक झटका था। टीवी चैनल्स पर ब्रेकिंग न्यूज़, सोशल मीडिया पर प्रतिक्रियाएं, हर जगह एक ही चर्चा, ये कैसे हुआ? जांच शुरू हुई और एक एक करके सुराग सामने आने लगे। फोन रिकॉर्ड्स खंगाले गए, संदिग्ध गतिविधियों को ट्रैक किया गया और धीरे धीरे इस हमले के पीछे का नेटवर्क सामने आने लगा। ये साफ हो गया कि ये हमला अकेले नहीं किया गया था। इसमें कई लोग शामिल थे, कुछ स्थानीय, कुछ सीमा पार से जुड़े हुए। ये एक समन्वित साजिश थी। जांच में ये भी सामने आया कि हमलावर का वीडियो पहले से रिकॉर्ड किया गया था, जिसे हमले के बाद जारी किया गया। इसका उद्देश्य था डर फैलाना और एक संदेश देना। यह सिर्फ एक शारीरिक हमला नहीं था, ये एक मानसिक हमला भी था। लेकिन कहानी अभी भी खत्म नहीं हुई थी।
इस हमले के बाद देश के भीतर और बाहर दोनों जगह हलचल तेज हो गई। कूटनीतिक स्तर पर दबाव बढ़ा और सुरक्षा एजेंसियां और सक्रिय हो गईं। ये घटना सिर्फ एक दिन की नहीं थी, इसके असर लंबे समय तक महसूस किए गए। और यही वो बिंदु है जहां ये कहानी सिर्फ एक घटना से बढ़कर एक बड़े परिप्रेक्ष्य का हिस्सा बन जाती है। इस घटना के बाद पूरे देश में गुस्से की लहर दौड़ गई। हर शहर, हर गांव, हर जगह एक ही भावना थी, शोक और आक्रोश। हमले के बाद पूरे देश की निगाहें एक जवाब का इंतजार कर रही थीं। और फिर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सामने आए। उनकी आवाज में दृढ़ता थी और शब्दों में एक स्पष्ट संदेश। मैं आतंकी संगठनों को और उनके सरपरस्तों को कहना चाहता हूं कि वे बहुत बड़ी गलती कर चुके हैं। लोग सड़कों पर उतर आए, मोमबत्तियां जलाई गईं, श्रद्धांजलि सभाएं आयोजित हुईं। लेकिन इसी बीच सुरक्षा एजेंसियों के लिए सबसे बड़ा काम शुरू हो चुका था। सवाल सिर्फ ये नहीं था कि हमला कैसे हुआ, बल्कि ये भी था कि इसके पीछे कौन कौन लोग थे। जांच एजेंसियों ने तेजी से काम शुरू किया। हर सुराग को जोड़ने की कोशिश की जाने लगी। फोन कॉल्स, इंटरनेट गतिविधियां, संदिग्ध संपर्क, हर छोटी बड़ी जानकारी को खंगाला गया। धीरे धीरे एक पूरा नेटवर्क सामने आने लगा। स्थानीय स्तर पर मदद करने वाले लोग, जिन्होंने ठिकाने उपलब्ध कराए, जिन्होंने मूवमेंट की जानकारी दी। कुछ लोग जो इस विस्फोटक इकट्ठा करने में शामिल थे और कुछ जो इस पूरी योजना को निर्देश दे रहे थे। ये साफ हो गया था कि ये हमला अचानक नहीं हुआ, ये एक लंबी योजना का हिस्सा था। जांच में ये भी सामने आया कि हमलावर कई महीनों से सक्रिय था। उसने इलाके की रेकी की थी, काफिलों के पैटर्न को समझा था और सही समय का इंतजार किया था। इस पूरी साजिश में संचार का इस्तेमाल बेहद सावधानी से किया गया था। कई बार सीधे संपर्क से बचा गया, मध्यस्थों के जरिए संदेश पहुंचाए गए ताकि किसी भी एक व्यक्ति तक पूरी जानकारी न पहुंचे। ये एक क्लासिक नेटवर्क स्ट्रक्चर था, जहां हर व्यक्ति को सिर्फ अपनी भूमिका पता होती है, पूरी तस्वीर बहुत कम लोगों के पास होती है। जांच एजेंसियों ने इस नेटवर्क को तोड़ने के लिए एक एक कड़ी पर काम किया। कई संदिग्धों को हिरासत में लिया गया, पूछताछ की गई और धीरे धीरे इस साजिश की गहराई सामने आने लगी। इसी दौरान ये भी पता चला कि हमले में इस्तेमाल की गई गाड़ी कई बार हाथ बदल चुकी थी ताकि उसकी पहचान छुपी रहे। विस्फोटक सामग्री को भी अलग अलग हिस्सों में इकट्ठा किया गया था और फिर उसे एक जगह पर जोड़कर तैयार किया गया। ये पूरी प्रक्रिया इस बात का संकेत थी कि योजना बेहद सुनियोजित थी। हमले के बाद सुरक्षा व्यवस्था की भी समीक्षा की गई। काफिलों की मूवमेंट, उनकी सुरक्षा और इंटेलिजेंस इनपुट्स के उपयोग पर सवाल उठे। विशेषज्ञों ने कहा कि इतने बड़े काफिले को एक साथ चलाना जोखिम भरा हो सकता है। कुछ ने यह भी कहा कि स्थानीय स्तर पर खतरे के संकेत मौजूद थे, लेकिन उन्हें पूरी तरह जोड़ा नहीं जा सका। ये सब बातें इस घटना को और जटिल बनाती हैं, क्योंकि ये सिर्फ एक हमला नहीं था, ये कई छोटी छोटी चूकों का परिणाम भी हो सकता है। लेकिन ये भी सच है कि ऐसे हमलों को पूरी तरह रोकना आसान नहीं होता, क्योंकि दुश्मन हमेशा नए तरीके खोजता रहता है। और जब हमला फिदायीन हो तो उसे रोकना और भी मुश्किल हो जाता है। इसी बीच देश के स्तर पर एक बड़ा फैसला लिया गया। ये तय किया गया कि इस हमले का जवाब दिया जाएगा। और फिर आया 26 फरवरी 2019, जब भारतीय वायुसेना ने सीमा पार कार्रवाई की। ये कदम सिर्फ सैन्य नहीं था, ये एक रणनीतिक और राजनीतिक संदेश भी था कि भारत अब ऐसे हमलों को सिर्फ सहन नहीं करेगा। इसके बाद स्थिति और भी संवेदनशील हो गई। सीमा पर तनाव बढ़ा और दोनों देशों के बीच टकराव की स्थिति बनी। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम ने एक बात साफ कर दी कि आधुनिक युद्ध सिर्फ सीमा पर नहीं लड़े जाते, वे दिमाग, सूचना और रणनीति के स्तर पर भी लड़े जाते हैं। पुलवामा हमला इसी तरह का एक उदाहरण था, जहां एक घटना ने पूरे क्षेत्र की स्थिति बदल दी। लेकिन इस कहानी का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा अब भी बाकी है। वो है इस घटना से मिली सीख, क्योंकि हर बड़ी घटना अपने साथ कुछ सबक लेकर आती है, और अगर उन सबक को समझा ना जाए तो इतिहास खुद को दोहरा सकता है।